फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाइजीरियन ऑथर चिनुआ अचेबी की एक नॉवल के बारे में जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट। इसे 1958 में लिखा गया था और उसी साल इसे पब्लिश भी किया गया था। फ्रेंड्स, ये नॉवल जो है ये राइटर की डेब्यू नॉवल है, यानी उनकी पहली नॉवल है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवल रही है और साथ ही जो अफ्रीकन राइटर्स थे, जो अफ्रीकन मूल के लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे, उन राइटर्स में ये सबसे बेस्ट नॉवल मानी जाती है। इस नॉवल की कई सीक्वल्स भी बनी हैं। फर्स्ट सीक्वल जो बनी थी उसका नाम था नो लॉन्गर एट ईज़, और इसके बाद 2-3 नॉवेल्स और लिखी है राइटर ने जो कि डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन राइटर का कहना है कि ये उन नॉवेल्स की स्पिरिचुअल सक्सेसर्स हैं। फ्रेंड्स, थिंग्स फॉल अपार्ट ये एक बहुत ही स्पेशल नॉवल है। इस नॉवल में जो प्री कॉलोनियल लाइफ है, नाइजीरिया शहर में, नाइजीरिया कंट्री में जो प्री कॉलोनियल लाइफ था, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल थे उनका लाइफ था, और उसके बाद जब यूरोपियंस वहाँ पर आए, जब अराइवल ऑफ यूरोपियंस हुआ लेट 19th सेंचुरी में, तो किस तरह की चेंजेस आई, पहले क्या हालात थे, बाद में क्या हालात हुए, ट्राइब्स के क्या रूल थे, इंग्लिशमैन ने आकर के उन रूल्स को कैसे बदल दिया, कैसे इंग्लिशमैन उन रूल्स से प्रभावित हुए, उन सब कुछ के बारे में इस नॉवल में बताया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और जानने वाली है कि इस नॉवल की जो टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट, इसे लिया गया है विलियम बटलर येट्स की पोएम द सेकेंड कमिंग से। उसी में ये लाइन आती है थिंग्स फॉल अपार्ट, और वहीं से इस नॉवल की टाइटल को भी लिया गया है। फ्रेंड्स, चिनुआ अचेबी एक नाइजीरियन नॉवेलिस्ट, पोएट, प्रोफेसर और क्रिटिक थे। उनका जन्म हुआ था 16 नवंबर 1930 में और उनकी डेथ हुई थी 21 मार्च 2013 में। अपनी लाइफ टाइम में उन्हें बहुत से अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे नाइजीरियन नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, सेंट लुइस लिटरेरी अवार्ड, द डोरोथी एंड लिलियन गिश अवार्ड। ये सभी अवार्ड्स दिए गए हैं, और साथ ही उनकी नोटेबल वर्क्स में, उनकी फेमस वर्क्स में शामिल हैं थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड, अ मैन ऑफ द पीपल, एंड हिल्स ऑफ द सवाना। इस तरह के बहुत सारे वर्क्स हैं उनके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टोरी पर आते हैं और इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इस नॉवल के जो प्रोटैगनिस्ट है, जो इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है ओकोंक्वो, जो कि यूमोफिया नाम के एक विलेज में रहता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन है, एक रेसलिंग चैम्पियन है, और कोई भी काम करने से बिल्कुल डरता नहीं है, बहुत ही ब्रेव है। और ब्रेव होने के साथ ही एक प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि अब ये अपनी मैस्कुलिनिटी हमेशा साबित करना चाहता है, और ऐसा करने के लिए ये अपनी फैमिली पर भी हाथ उठाता है। लोगों से लड़ाई झगड़ा करने में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस चाहता है कि कोई इसे कमज़ोर ना समझे। और इसका भी एक रीज़न है, वो ये है कि ओकोंक्वो के जो फादर थे, जिनका नाम था यूनोका, वो एक म्यूज़िशियन थे, यानी गाने गाया करते थे, और अपने पीछे जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने बहुत सारा डेब्ट छोड़ दिया, ओकोंक्वो को बहुत ज़्यादा कर्ज में छोड़ दिया। अपनी पूरी लाइफ में ओकोंक्वो के फादर ने सिर्फ मस्ती की, अपने फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दिया, और इसलिए ओकोंक्वो अपने फादर से एक तरह से कहें तो नफ़रत करता है और नहीं चाहता कि वो अपने फादर की तरह बन जाए। इसीलिए वो हार्ड वर्क करता है, रेसलिंग करता है, जो कुछ भी उसके फादर नहीं थे वो सब कुछ बनना चाहता है। अब ये जो ओकोंक्वो है, इसने 3 शादियाँ की हैं, लेकिन ये अपनी तीनों शादियों में से अपनी किसी भी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करता, उन्हें मारता है और साथ ही अपने बच्चों पर भी हाथ उठाता है, और ना ही वो अपने नेबर्स से काइंड है। यानी ओवरऑल कहा जा सकता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा रफ मैन है। मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि वो पूरे विलेज में सबसे ज़्यादा वेल्दी है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो कोई उसे कुछ कह नहीं सकता। अब ये जो ओकोंक्वो है, इसका एक बेटा है, और इसके बेटे का नाम है नवॉय। ठीक है, इसका जो बेटा है नवॉय, ये अपने फादर के तरीक़ों से एग्री नहीं करता, और ओकोंक्वो को लगता है कि कहीं मेरा ये बेटा मेरे फादर यूनोका की तरह ना बन जाए, यानी कहीं वो भी म्यूज़िशियन ना बन जाए, मेहनत मजदूरी करने के जगह मस्ती करने में अपना समय ना बिताए। इस बात का उसे हमेशा डर लगता है, और इसलिए वो अपने बेटे के साथ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ ये सब कुछ सिचुएशन चल ही रही है कि एक
पीस सेटलमेंट होती है ओकोंक्वो के गांव यूमोफिया और एक दूसरे क्लैन के बीच में। यानी अफ्रीका में फ्रेंड्स बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं, तो दो ट्राइब्स के बीच में एक पीस सेटलमेंट होती है। और उसमें क्या होता है कि एक वुमेन की डेथ हो चुकी होती है, तो उसका एक बेटा रहता है जिसका नाम है इकिमी फूना। अब ये जो इकिमी फूना है ये 15 इयर्स ओल्ड है। इसकी मदर की डेथ हो चुकी है और इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो ओकोंक्वो क्या करता है, इस लड़के को, इस इकिमी फूना को अपने साथ ले आता है और इसे भी अपने ही बेटे की तरह पालने लगता है। और धीरे धीरे ये जो इकिमी फूना है ये ओकोंक्वो के बड़े क्लोज आ जाता है और साथ ही इसकी फैमिली के साथ भी बड़ा क्लोज हो जाता है। और जो नोय है उसी के एज ग्रुप का है, तो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। अब इस तरह से 3 साल बीत जाते हैं। ये जो इकिमी फूना है ये ओकोंक्वो के परिवार में 3 साल तक रहा। यानी जब ये 15 इयर्स का था तब इसे ओकोंक्वो अपने साथ लाया था। अब ये 18 इयर्स का हो गया है, नोय का बहुत अच्छा दोस्त बन गया है और साथ ही इतने दिनों तक ओकोंक्वो के साथ रहने के कारण वो ओकोंक्वो को फादर कहना यानी उसको पापा कहना भी शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, इस ट्राइब में जो ओरेकल थी, ओरेकल का मतलब होता है जो भविष्य देखती है और प्रोफेसीज बनाती है कि आगे क्या होगा, क्या हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, इस तरह की भविष्यवाणियाँ करती है। तो उस ओरेकल ने एक घोषणा की, एक भविष्यवाणी की कि ये जो लड़का है ओकोंक्वो के घर में, इकिमी फूना, इसे मारना होगा क्योंकि ये हमारे ट्राइब का नहीं है। तो ये हमारे ट्राइब के लिए एक तरह से एनिमी है, ये हमारे ट्राइब को बर्बाद कर देगा और हमें इसे मारना होगा। अब इस गांव का जो ओल्डेस्ट मैन है जिसका नाम है इजिउदू, ये ओकोंक्वो के पास आता है और कहता है कि ओरेकल ने इस तरह की भविष्यवाणी की है, वो चाइल्ड, वो जो लड़का तुम्हारे साथ रहता है वो हमारे लिए खतरा है और हमें उसे मारना होगा। हम जानते हैं कि वो पिछले 3 साल से तुम्हारे साथ रह रहा है और तुम उससे बहुत अटैच्ड हो गए हो, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें उसे मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसे बस हमारे पास भेज दो, हम खुद ही उसे मार देंगे। लेकिन इन बातों को सुन करके ओकोंक्वो को लगता है कि जो विलेजर्स हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो कमज़ोर है, वो उस लड़के को मार नहीं सकता है। तो वो इजिउदू को कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें उसे मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इकिमी फूना को मार दूंगा। अब जब इकिमी फूना को मारने के लिए ले जाया जाता है तो वो अपने फादर से यानी ओकोंक्वो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बचाए, लेकिन खुद ओकोंक्वो ही उसे मार देता है। और कहीं ना कहीं ओकोंक्वो जो है वो इस बात से थोड़ा गिल्टी भी फील कर रहा है, थोड़ा दुखी भी है, लेकिन वो किसी को ये बात फील नहीं होने देता। उधर नोय जो है वो बड़ा गुस्सा जाता है कि आखिर मेरे फादर इतना बुरा कैसे हो सकता है, आखिर कैसे वो उस लड़के को मार सकता है जो हमारे साथ रहता था, जो मेरे लिए एक ब्रदर की तरह था, उनके लिए एक सन की तरह था। क्या मेरे फादर के मन में कोई फीलिंग्स नहीं है? अब जब इकिमी फूना की डेथ हो गई है तो इसके बाद जो सिचुएशंस हैं उस गांव में, उस उमुफिया गांव में, वो धीरे धीरे बदलने लगते हैं। सबसे पहले तो जो ओकोंक्वो है वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। उसे बड़ा दुख होता है कि उसने अपने ही एडॉप्टेड सन को मार दिया, तो इस बात से वो थोड़ा डिप्रेस्ड होने लगता है। साथ ही जो उसकी बेटी है एनजिनमा, वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगती है और ऐसा लगता है कि कहीं वो उसकी जान न चली जाए, यानी वो मर न जाए। अब ये सब के बीच में एक और चीज़ होती है कि वो जो विलेज का एल्डर था जिसने आकर के ओकोंक्वो को कहा था कि वो अपने एडॉप्टेड सन को मार दे, इजिउदू, उसकी डेथ हो जाती है। अब चूँकि वो एक विलेज एल्डर था, बहुत पॉपुलर था, तो उसके जो फ्यूनरल पार्टी थी उसमें बहुत सारे लोग गए, सभी उसे अलविदा कहना चाहते थे। और इन सब के बीच में क्या हुआ कि ओकोंक्वो के हाथों से गलती से गन चल गई, यानी बंदूक चल गई, और वो बंदूक की गोली जा कर के इजिउदू के बेटे को लग गई। वो इजिउदू जो मर गया उसी के बेटे को जा कर के गोली लग गई ओकोंक्वो के हाथों। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। भले ही ये गन जो थी वो गलती से चली थी, लेकिन ओकोंक्वो ने अपने ही फेलो ट्राइबल मैन को मार दिया था और ये ट्राइबल रूल्स के खिलाफ था। तो उन्हें सज़ा दी गई इस बात के लिए और उन्हें उस जगह से, उस गांव से निकाल दिया गया,
ताकि वो अपनी गलतियों का पछतावा कर सकें। और ये जो एग्ज़ाइल हुआ, ये जो उन्हें निकाला गया, ये 7 ईयर्स के लिए हुआ। 7 सालों तक ओकोंक्वो और उसकी फैमिली को वो गांव छोड़ के जाना होता, उसके बाद वो लौट करके आ सकते थे। अब ये जो ओकोंक्वो है, ये अपनी फैमिली को लेकर के अपने मदरलैंड चला गया, जो कि एक पास के ही गांव में था जिसका नाम था मबांता। अब वहाँ वो जा कर के मेहनत करने लगे और अपने दिन काटने लगे। लेकिन ओकोंक्वो जो था वो खुश नहीं था, वो वापस से अपने गांव लौटना चाहता था जहाँ पर वो रहता था, जहाँ वो पॉपुलर था। अब चूंकि ये पूरी फैमिली वहाँ मबांता में रह रही थी, तो उसी समय वहाँ पर इंग्लिशमैन का आना शुरू हुआ। यानी जो यूरोपियन पीपल जो धर्म के प्रचार में घूम रहे थे, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना चाहते थे, वो नाइजीरिया पहुँचे, मबांता शहर पहुँचे जहाँ ओकोंक्वो रह रहा था। और वहाँ जा कर के उन्होंने बहुत प्रचार किया अपने धर्म का। जो नाइजीरियन पीपल थे उनसे कहा कि तुम्हारा धर्म जो है बहुत पुराना है, बहुत दकियानूसी है, हमारा धर्म जो है बहुत फ्रेश है, सभी को एक बराबर देखता है, इसलिए तुम अपना धर्म छोड़ दो और हमारे धर्म को अपना लो। अब इन सब के बीच में बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन ये जो ओकोंक्वो का बेटा नॉय था, ये वैसे भी अपने फादर से परेशान था। तो इसे जब पता चला कि हमें एक नए धर्म को अपनाने का मौका मिल रहा है, तो इसने तुरंत ही क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। यानी ये अब एक क्रिश्चियन बन गया और ये अपने फादर से अलग होकर अकेला रहना इसने शुरू कर दिया। अब फ्रेंड्स, इस तरह से 7 साल बीत गए। ओकोंक्वो अपनी बची हुई फैमिली के साथ वापस से अपने गांव लौट आया। लेकिन जब वो वापस लौट कर आया तो उसने देखा कि ये जो उसका गांव था, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि यहाँ पर भी वो यूरोपियंस, वो वाइट मैन आ चुके थे और उन्होंने गांव में बहुत सारे न्यू डेवलपमेंटल बिल्डिंग्स बनाई थी। यानी उन्होंने स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, यहाँ तक कि अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वहाँ पर चर्चेस बनवाए। और जो पूरा एरिया था उसे एक तरह से कहें तो बदल भी दिया और डेवलप भी कर दिया। और इन सब का क्रेडिट जाता था वहाँ पर जो वाइट ऑफिसर थे मिस्टर ब्राउन को। वो बहुत ही ज़्यादा एक केयरिंग आदमी थे और सभी की हेल्प किया करते थे, और वो चाहते थे कि जो यहाँ के लोग हैं वो डेवलप करें, इसलिए उन्होंने डेवलपमेंटल बिल्डिंग्स बनानी शुरू की थी। लेकिन जब ओकोंक्वो यहाँ आया तो मिस्टर ब्राउन को वो शहर, वो गांव छोड़कर जाना पड़ा और उनकी जगह एक दूसरा यहाँ पर हेड आया, हेड ऑफिसर। लेकिन ये जो ऑफिसर था, ये मिस्टर ब्राउन की तरह सॉफ्ट और काइंड नहीं था, और इसलिए जो नेटिव्स थे, जो ये ट्राइब्स थे, ओकोंक्वो और उसके साथी, इनमें और उस ऑफिसर में एक तरह से कहें तो झड़प हो गई। और गुस्से में आ कर के ओकोंक्वो और उसके साथी ने वहाँ जो लोकल क्रिश्चियन चर्च था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, उसमें बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की। अब वो जो ऑफिसर था उसने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को एक रिपोर्ट भेजी कि यहाँ के नेटिव्स ने ऐसा किया, चर्च पर हमला कर दिया गया। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने एक ऑर्डर इशू किया और ओकोंक्वो और उसके जितने भी साथी थे उन सभी को अपने ऑफिस में बुलवाया। उन सभी को उनके किए गए जो मिसडीड्स थे उनके बारे में बताया गया, और साथ ही उन सभी पर, जितने भी लोग इस सब में शामिल थे, उन सभी पर फाइन लगाया गया। फ्रेंड्स, ये जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, इन्होंने जो ऑर्डर्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग थे, ये ओकोंक्वो और उसके साथी, उनके साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुली पेश आना था। लेकिन जो कोर्ट मैसेंजर्स थे, जो लोकल कोर्ट मैसेंजर्स थे, जिन्हें हाल ही में पावर मिली थी और अपने आप को वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे, उन्होंने इन ओकोंक्वो और उसके फॉलोअर्स को ह्यूमिलिएट करने का सोचा, एक प्लान बनाया, और बहुत सारे लोगों के जो सिर के बाल थे उन्हें मुंडवा दिया गया, उन्हें बहुत ज़्यादा मारा गया, और इस तरह से एक रिवॉल्यूशन, या एक तरह से कहें तो एक अप्रोर, एक गुस्सा बढ़ गया वहाँ के नेटिव लोगों के बीच में। अब ये जो ओकोंक्वो था, ये तो पहले से ही एक रेसलर था, गुस्सैल था, तो उसने आओ देखा ना ताओ, और जो कोर्ट का एक मैसेंजर था जो उनके पास आया था, उन्हें उनकी जो पेंडिंग फ़ीस थी जो उन्हें देना था सरकार को, उसके बारे में बताने के लिए, तो ओकोंक्वो ने अपनी कुल्हाड़ी उठा करके उस मैसेंजर को वहीं पर मार दिया, उसका गला काट दिया और उसे मार दिया। लेकिन जो ओकोंक्वो के साथी थे, जो भी अभी तक उसके साथ खड़े थे, उन्होंने इसमें ओकोंक्वो का साथ नहीं दिया, और ओकोंक्वो समझ गया कि अब जो उसके फेलो ट्राइबल पीपल हैं वो उसके साथ नहीं लड़ने वाले हैं और वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला है।
तो ओकोंक्वो फ्रेंड्स पहले से ही बहुत डिप्रेस था। उसने अपने अडॉप्टेड सन को मार दिया, उसका अपना बेटा उसे छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, और जो उसके गांव वाले थे वो भी अब उसके साथ खड़े नहीं थे। तो वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था कि ओकोंक्वो ने खुद को हैंग कर लिया, यानी खुद को ही फांसी लगा ली और सुसाइड कर लिया, ताकि उसे कोर्ट में नहीं ले जाया जाए, उसके ऊपर कोई केस ना चले। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अब एक और घटना हो गई, और वो ये हुई कि जो ओकोंक्वो के साथ ही ट्राइबल पीपल थे, उन्होंने ओकोंक्वो की डेड बॉडी को हाथ लगाने से मना कर दिया। उनके जो ट्राइबल रूल्स थे, जो नियम थे, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी खुद की जान नहीं ले सकते, आप सुसाइड नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने सुसाइड किया तो आपकी डेड बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो यहाँ पर सभी जो उसके साथी थे ओकोंक्वो के, उन्होंने उसकी डेड बॉडी को हाथ लगाने से मना कर दिया। जब जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था उससे इस बात का पता चला, तो वो उन लोगों के बीच में आया और उनसे बात की, जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। और उसे पता चला कि किस तरह ओकोंक्वो ने अपने फ्रेंड्स के लिए एक तरह से अपनी जान तक दे दी, लेकिन वो अपने बिलीफ में इतने ज़्यादा गहरे हैं, इतने ज़्यादा डीप हैं कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपने पुराने रिचुअल्स को ही फॉलो करते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था, ये नाइजीरिया में अपनी लाइफ के बारे में एक शॉर्ट वर्क लिख रहा था, या एक तरह से कहें तो एक नॉवेल लिख रहा था, एक बुक लिख रहा था, और उसमें उसने इस बात का भी जिक्र किया अपनी उस बुक में। और फ्रेंड्स, ये जो बुक थी इस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की, ये बाद में पब्लिश भी हुई, और इस बुक का नाम था द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। फ्रेंड्स, इस नॉवल में, इस बुक के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह उस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने अपनी बुक में सब कुछ लिखा, यानी जो नाइजीरिया की अच्छी बातें थी उन्हें लिखा, तो जो उसकी बुरी बातें थी, जो रॉन्ग बिलीव्स थी, उनके बारे में भी लिखा। और एक तरह से इस नॉवेल में उस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की तारीफ़ की गई है कि वो एक सच्चा राइटर था, क्योंकि एक सच्चा राइटर सिर्फ गुड पॉइंट्स के बारे में ही नहीं लिखता है, जो बैड पॉइंट्स हैं, ईवल पॉइंट्स हैं, उनका भी जिक्र करता है। और फ्रेंड्स, यहीं पर ये नॉवेल ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये नॉवेल एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी वर्क मानी गई थी जब ये नॉवेल पब्लिश की गई थी। समाज की बंदिशों को एक तरह से तोड़ते हुए जो सच्चाई थी उस समय की नाइजीरिया की, उसे बिल्कुल सामने रख दिया था चिनुआ अचेबी ने, और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्क रही थी। तो फ्रेंड्स, ये थी चिनुआ अचेबी की वर्क थिंग्स फॉल अपार्ट।